students, welcome to UIS. Here we are again discussing our newspaper analysis class. इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे टाइमली नहीं आ पाते हैं तो वो लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, तो इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही स्क्रॉल में नीचे एक नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्लास छूटी हुई है तो आपको प्रॉपर लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और रही बात इसकी पीडीएफ की, द पीडीएफ विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शंस on the form of PDF form, or you can also download the PDF from our website, that is www.uis.com. तो let's start today's class. उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कल, that is from the topic of cyclone. साइक्लोन से रिलेटेड टॉपिक आए थे। साइक्लोन को मैंने आपको बताया कि it is of two type, that is the cyclone and anticyclone. एंटीसाइक्लोन, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे जो पूछे गए कि व्हाट इज द एंटीसाइक्लोन। इसके लिए मैंने एक इमेज जनरेट किया, उसके बेसिस पर देख लेते हैं कि देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द साइक्लोन एंड एंटीसाइक्लोन। उसके लिए मैं आपको एक इमेज बताता हूं। दिस इज द इमेज ऑफ एंटीसाइक्लोन फ्लो एंड यू कैन सी the directions between the cyclone and anticyclone is just opposite. अगर मैं साइक्लोनिक फ्लो की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं साइक्लोनिक फ्लो की, तो उसमें आप देखोगे कि जो साइक्लोन है उसमें जो सेंट्रल रीजन है, दैट इज द सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन है, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। और उसी के कंपेयर में अगर मैं एंटी साइक्लोन की बात करूं तो यहां पर सेंटर में हाई प्रेशर जनरेट होता है। हाई प्रेशर एट द इनर सर्किल और आउटर सर्किल में यहां पर लो प्रेशर। और साइक्लोनिक फ्लो में यहां पर हाई प्रेशर जनरेट होता है। यही डिफरेंस है। और अगर डिजास्टर की बात करें तो जो आपके एंटी साइक्लोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं। तो इतना सा डिफरेंस था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हमारी आज की क्लास पर। Not working right now, but देख लेते हैं बार। ओके, आज की क्लास के लिए देख लेते हैं, दैट इज द न्यूज़पेपर ऑफ 9th of April। इसमें जो पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड विद द नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी solar voltaic PV modules, that is PV means here photovoltaic cells। Photovoltaic cells, these are also known as the solar cells। इनका यूज किया जाता है सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, दैट इज द नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की बात की है। दैट इज इसके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री क्या है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और क्या है ये, कैपेसिटी ऑफ गीगावाट। आपने देखा होगा कि इंडिया ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया हुआ है जिसमें काफी सारी कंट्रीज डेलिबरेटली पार्टनरशिप कर रही है टू जनरेट द सोलर एनर्जी। तो उसके बेसिस पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको याद रखना है, दैट इज इन गुरुग्राम इन हरियाणा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर बनाया हुआ है कि सोलर पीवी मैन्युफैक्चर विल बी सिलेक्टेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। PLI will be disbursed
for 5-year post commissioning of solar PV manufacturing plants on sales of high efficiency solar PV modules. PV modules बनाने की बात की जा रही है, उसके बेसिस पर हम सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे। इसी के साथ मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड, वो ये है कि व्हाट इज द सोलर सेल। सोलर सेल और पीवी सेल। पीवी सेल क्या होते हैं, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक छोटे से इमेज के थ्रू आपको बताना चाहूंगा दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। अगर मैं एक सोलर प्रोसेस की बात करूं एक पीवी सेल के लिए, तो सबसे पहले हम सिलिकॉन सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। सिलिकॉन सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। अगर मैं सन की बात करूं, सन अगर ओवरहेड चमक रहा है और रेज उसकी सोलर फोटोवोल्टिक प्लेट पर पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो नोड्स होते हैं, दैट इज द एन नोड एंड सेकंड वन इज द पी नोड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी एनर्जी का जनरेशन होता है किसी भी सिलिकॉन में या किसी भी मटेरियल में, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स। तो क्या होता है, जैसे ही सनलाइट इसकी सेल पर पड़ती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटॉन्स होते हैं, यानी कि सिलिकॉन में अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो फिर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एनर्जी एब्सॉर्ब करके नेक्स्ट सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का जनरेशन कर लेते हैं। यानी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के या 4 फोटॉन्स हैं, वो दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि एवरीबॉडी नीड्स द एनर्जी। तो जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी वो मूव कर जाते हैं। मूव करने की वजह से क्या होता है कि अगर मैं सेल की बात करूं सिलिकॉन की, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो एनर्जी पाते ही दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं। और मूव कर जाने की वजह से यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपना प्लेस छोड़ दिया है, तो यहाँ पर होल्स जनरेट हो जाते हैं और ये होल्स पी नॉट कहलाते हैं, पी नॉट। एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एन नोड, एन नोड। अब क्या होता है कि जब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनर्जी ले लेंगे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर एनर्जी रिडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आपस में होता रहता है। और इस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर्स की वजह से क्या होता है कि एनर्जी जनरेट होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी और फोटोवोल्टिक एनर्जी। उसको फोटोवोल्टिक एनर्जी बोला जाता है। इसी के साथ में एक इसमें सिंपल सा प्रोसेस और होता है, वो ये है कि फोटोवोल्टिक सेल में मोस्टली हम सिलिकॉन्स का ही यूज करते हैं, सिलिकॉन कंपोनेंट्स, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी स्टेट में जाने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेस सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड। इसी की वजह से फोटोवोल्टिक सेल का हम ज्यादा यूज करते हैं। और इससे रिलेटेड आप एक चीज देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किया हुआ है, और इसको हमने किससे जोड़ा है, दैट इज द आत्म भारत इनिशिएटिव से, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसमें ये बोला है कि हमें बहुत सारी चीजें लोकली डेवलप करनी है, जिससे हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो सके, प्लस
जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सके और बाहर की काफी सारी कंट्रीज यहाँ कंपनीज यहाँ आके वर्क कर सके, उसके बेसिस पर ही आत्मनिर्भर भारत बनाए। इसको आप लोग एक बार देख लेना कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो न्यूज है, मैंने आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया था दैट द ट्रिब्यूनल्स, एक बार रिवाइज करा देता हूं। ट्रिब्यूनल्स आर दी क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी है ट्रिब्यूनल्स। क्या है, इनके पास कुछ पावर दी गई, बाय द एक्ट भी पास होते हैं और बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी इनको बनाया जाता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैंने एग्जांपल्स बनाया था। फर्स्ट एग्जांपल इज द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर उसके बाद में एक एग्जांपल दिया था कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी ट्रिब्यूनल। इनके बेसिस पर काफी सारे जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उनके लिए काम किया गया था। तो रिसेंटली इस एक्ट को देख लेते हैं कि फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि FCAT को रिमूव कर दिया गया है। ये क्या है? इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन 1983। यानी कि इसको 1983 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका वर्क क्या था, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, दैट इज फॉर द फिल्म सर्टिफिकेशन। फिल्म को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। कई बार क्या होता है कि जब हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो अगर हम टाइम से पहुंच जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मूवी स्टार्ट होने के पहले एक डिस्क्लेमर आता है बड़ा सा। उसमें ये लिखा होता है कि दैट इज उसको 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। दैट इज द अंडर एडल्ट, स्पेशल, और इसी के साथ में एक और है जो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। अंडर एडल्ट यानी कि जो 18 से कम के बच्चे हैं वो उसको देख सकते हैं। एडल्ट यानी कि 18 प्लस वाले बच्चे उसको देख सकते हैं। साइंटिफिक, दैट इज फॉर द स्पेशल पर्पस होता है इनका फॉर द साइंटिस्ट डिस्कशन, और इसके बेसिस पर इनको दिखाया जाता है। तो यही चीज जो है अब रिसेंट में क्या किया गया है कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को रिमूव कर दिया गया है। एंड फॉर द रिमूवल, इसकी वजह से क्या है कि जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री उसमें काफी सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स और प्रोस एंड कॉन्स निकल के आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ मूवीज हैं, जैसे उड़ता पंजाब या बैंडिट क्वीन जो आई थी, उसके बेसिस पर क्या हुआ था कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने उसको अलाउ करने से मना कर दिया गया था। तो बाय द नेगोशिएशन, बाय द कट्स इन द मूवी, जस्ट लाइक पद्मावत में आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारी उसमें कट्स लगाए गए, उसके बाद भी उसको पास कर दिया सर्टिफिकेशन के साथ। लेकिन अगर ये ट्रिब्यूनल जब हट जाएगा तो क्या है कि अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स विल डायरेक्टली अप्रोच करेंगे किसको? हाई कोर्ट को। अब वो डायरेक्टली उन्हें सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स हटा दिए गए हैं, और उसके साथ में वो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को अप्रोच करने के साथ में उनके बहुत सारे डिमेरिट्स ये जुड़े हुए हैं कि हो सकता है कि हाई कोर्ट उसको निग्लेक्ट कर दे, उस मूवी का प्रोडक्शन रोक दे, या उस मूवी को मार्केट में आने से रोक दे। तो उस बेसिस पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने हैं कि क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एबोलिशन मींस फिल्म मेकर विल नाउ अप्रोच द हाई कोर्ट व्हेनेवर दे want to challenge the CBSE certification or lack of it. The sudden would upset many filmmakers such as a sad day for cinema. फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने ट्वीट किया है इसके बेसिस पर। देखते हैं इसके आउटकम्स क्या-क्या निकल के आ रहे हैं, देखते हैं इसके डिस्कशंस क्या हैं। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद द RBI।
आरबीआई से रिलेटेड न्यूज है, इज सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, दैट इज द जी शेप 1, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की गई है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज होते हैं गवर्नमेंट नेम्ड होते हैं, जस्ट लाइक द प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे इसमें। इसी के साथ में हाईवेज के प्रोजेक्ट आ जाएंगे, वाटरवेज के प्रोजेक्ट्स, कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के बेसिस पर आते हैं। आरबीआई क्या करता है? टू कर्ब द लिक्विडिटी, टू कर्ब द लिक्विडिटी, वो बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। तो क्या होता है कि वो मार्केट में लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, जिससे कि दे कैन टारगेट द इन्फ्लेशन आल्सो, ठीक है। और जब उनको लिक्विडिटी राइज करनी होती है तो वो वापस से अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस लेकर और जो बैंक्स हैं उनको वो फंड प्रोवाइड या लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैनेज हो सकता है। इसी के साथ में क्या है कि दैट इज द अंडर द प्रोग्राम सेंट्रल बैंक विल परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर्थ ऑफ 1 ट्रिलियन, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपीस के ये है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट इज दैट यहां पर एक टर्म और यूज हुआ है, दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई। ये एक नया टर्म है, दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट इज डन बाय द आरबीआई, आरबीआई फॉर liquidity management in the market, we already know that RBI is called the bankers bank, तो वो जनरल पीपल के साथ में ट्रांजैक्शन नहीं करती है, बट बाय द मार्केट ऑपरेशन इट कैन सेल एंड परचेज द बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज to the NBFCs and other companies, that is it is named open market operation। इसके थ्रू भी आरबीआई कई बार क्या होती है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल परचेज करके मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करती है। इसी के साथ में that is the objective of OMO is regulate money supply in the economy, it is one of the quantitative monetary policy tools। क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, यानी कि अगर मैं पॉलिसी टूल्स की बात करूं, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ आरबीआई। सी आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आरबीआई का मेन फंक्शन है दैट इज द टारगेटिंग द इन्फ्लेशन, और उसके लिए उसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई हुई है और उसी के बीच में कुछ टूल्स बताए हुए हैं। तो उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, that is the quantitative tools and qualitative tools। qualitative tools, ठीक है। इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को लिखना है। मैं एक क्वेश्चन बना के आपको दे देता हूं ताकि आप लोग लिख सकें। क्वेश्चन आप लोग चाहो तो लिख लो, what are the qualitative and quantitative monetary tools that are used by
central bank to target the inflation। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, that is what are the qualitative and quantitative monetary tools that are used by the central bank to target the inflation। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। That is the first portion is asking about what are the qualitative tools and quantitative tools, and the second one is called the inflation। I hope मैं कई बार बता चुका हूँ कि inflation की definition क्या है, so उसके बेसिस पर आपको बताना है, यानी कि inflation is the rise in the price of commodity in a certain period of time। एक सर्टेन पीरियड टाइम में जो राइज होगा किसी भी कमोडिटी का, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। जस्ट सपोज कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, एंड आफ्टर 1 ईयर के बाद उसका प्राइस 120 रुपीज हो जाता है, 120 रुपीज हो जाता है, यानी कि प्राइस में राइज कितना हुआ एक साल के अंदर, दैट इज द 20 रुपीज, दैट इज द प्राइस राइज। राइज इन द प्राइस है। इसको अब अगर हम नेक्स्ट ईयर में उसी कमोडिटी का प्राइस 130 रुपीज हो जाता है, दैट इज राइज इज द 10 रुपीज compared to last year, so 10 rupees is called the inflation, that 10 rupees is called the inflation, क्योंकि इसके कंपेयर में हमने देखा कि इनके बीच में इतने प्राइस का राइज हुआ है। इसी के बेसिस पर हमें अपना ये आंसर लिखना है। आई होप कि आप लोग इसको लिख पाएंगे। And the next news is US is widely expected to commit itself net zero emission target by 2050। US ने कमिटमेंट किया है कि वो नेट जीरो एमिशन टारगेट्स को अचीव कर लेगा by 2050। इसमें दो चीजें हो सकती है, दैट इज व्हाट इज नेट जीरो एमिशन टारगेट, and how it is different from carbon emission। कार्बन एमिशन रिडक्शन, कार्बन एमिशन रिडक्शन, यानी कि जो नेट जीरो टारगेट्स है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एमिशन रिडक्शन, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करने से रोकने की बात कर रहे हैं। सो हाउ इट इज डिफरेंट, इसमें आप अगर देखेंगे तो दैट इज द अदर कंट्रीज कमिटेड टू नेट जीरो टारगेट लिम्स के लिए बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग द यूके एंड फ्रांस हैव ऑलरेडी इनेक्टेड द लॉ promising achieve a net zero emission scenario by middle of the century. Even China has promised to go net zero by 2060. The European Union is also working. Canada, South Korea, Japan, Germany has expressed their intent. Okay, so what is the net zero? Net zero refers to the carbon neutrality. It does not mean that a country would bring down emission to zero. Rather, net zero is a state in which a country's emission compensated by absorption and removal of the greenhouse gases from the atmosphere। यानी कि कार्बन एमिशन रिडक्शन में यही है कि आपको CO2 रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं और कंपनीज हैं
उनको कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा। बट नेट जीरो जो है, नेट जीरो में क्या है कि कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ कार्बन की बात की जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर कोई भी कंट्री कार्बन एमिशन को कम करती है प्लस ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द समहाउ वी कैन सी दैट कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, जस्ट लाइक द डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज। तो उनके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कंपेयर में क्या है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी को फॉलो करे और उनको कंपनसेशन मिले, और जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वो उनको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करे, जैसा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में किया गया था। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये बात हुई थी कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है अगर उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है तो यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज जो हैं वो उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देंगी, यानी कि उस टाइप की मशीन्स, उस टाइप के ऑटोमोबाइल्स, उस टाइप के सिस्टम्स, उस टाइप के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी जो कार्बन एमिशन को कर्व कर सकती है। इसी वजह से क्या हुआ कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने देखा था द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ड्रॉ बैक इट्स टारगेट्स फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। उसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट छोड़ दिया, लेकिन जब से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का फिर से चेंज हुआ है तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने फिर से कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करने पर एग्रीमेंट किया हुआ है। That is the net zero and the Paris agreement. Net zero goals does not figure in the 2015 agreement, the new global architecture to fight climate change. The Paris climate agreement requires signatory to take best climate action on it. यानी कि अगर मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करूं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करूं, इसने फोर्सफुली ये बोला हुआ है क्योंकि बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड दैट इज द सबमिट। यहां पर जो सिग्नेटरी है वो बाय द एग्रीमेंट फॉलो करेंगे, अगर एग्रीमेंट के थ्रू को फॉलो नहीं करते दे विल बी पेनलाइज्ड, उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी के बेसिस पर यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है जो वो सिर्फ अपने सिग्नेटरी को ही बाइंड करता है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए वर्क करे। उसी जगह नेट जीरो है, नेट जीरो में ये बोला हुआ है कि सारी कंट्रीज को, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, उसके लिए इनको टारगेट करना है। कंट्रीज नीड टू सेट 5 और 10 इयर्स क्लाइमेट टारगेट फॉर देमसेल्फ डोमेस्टिकली शो देयर अचीव टू देम, यानी कि इट इज अगर मैं नेट जीरो टारगेट्स की बात करूं, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंड नहीं है। कंट्रीज चाहे तो इसको फॉलो कर सकती हैं, कंट्री चाहे तो नहीं कर सकती है, बट इफ यू बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। इसी के साथ में दिया हुआ है चैलेंजेस यूनिक टू इंडिया। इंडिया के साथ में क्या है, सी अगर मैं कार्बन एमिशन की बात करूं और इंडिया की बात करूं, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, तो वो बहुत ही ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे कि इसमें दिया हुआ है दैट इज द over the next 2 or 3 decades India's emission are likely to grow at the fastest pace in the world. फास्टेस्ट पेस से ये राइज कर रहा है कार्बन एमिशन। अब इसी के साथ में इंडिया ने जब यूनाइटेड नेशन में बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो कार्बन एमिशन करके अपने आप को डेवलप कर लिया एंड नाउ दे आर फोर्सिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, वो उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप कार्बन एमिशन ना करें। सो हाउ इट इज पॉसिबल, हमारे लिए तो कार्बन एमिशन को कम करना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें भी यही बात हुई थी, वो नेगोशिएशन इसीलिए ही उसको डिक्लाइन किया गया कि आपको लीगली बाइंड होना पड़ेगा कार्बन एमिशन को रोकने के लिए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
और डेवलप्ड कंट्रीज को ये गाइडलाइन दी गई कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करे, प्लस उनको कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी दे उसके बेसिस पर। तो यही बोला हुआ है कि इंडिया इसी बात से कंसर्न है कि हमारे टारगेट्स अभी हम अचीव नहीं कर सकते, और उसी के साथ में नो अमाउंट ऑफ एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन वुड बी एबल टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज्ड एमिशन। मोस्ट ऑफ द कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी राइट नाउ आर ईदर अनरिलायबल और वेरी एक्सपेंसिव। तो यहीं पर फिर से वहीं पर आके बात आ जाती है कि कार्बन एमिशन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्राइस इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया के लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि वो इसको इस टेक्नोलॉजी को वर्क कर पाए, बट उसके बावजूद भी कंट्री ने क्या किया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की है। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि रिसेंट लास्ट वीक में स्क्रैपिंग व्हीकल पॉलिसी भी आई जिसमें काफी सारे टर्म्स दिए गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया कॉन्टिन्यूअसली उस पर वर्क कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लिए लीगल बाइंड बनाया जाए। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज जो है दैट इज द चिनाब आर्क ब्रिज व्हिच विल कनेक्ट कश्मीर टू कन्याकुमारी। एक आर्क ब्रिज बनाया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ आर्क ब्रिज जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके बेसिस पे उसके बावजूद भी हमारे इंजीनियर्स ने इसको डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड द चिनाब ब्रिज। चिनाब रिवर के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले चिनाब रिवर दैट इज, सबसे पहले किसी भी अगर रिवर की बात करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट वेयर द रिवर इज ओरिजिनेटिंग। द ओरिजिन ऑफ द रिवर, origin of the river is Lahaul Spiti. Lahaul Spiti in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन हो रहा है लाहौल स्पीति पास से। इसी के साथ में जो चिनाब रिवर है वो दो रिवर से मिलकर बनती है, दैट इज फर्स्ट वन इज चंद्र एंड सेकंड वन इज भागा। इसीलिए इस रिवर को चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है। इसी के साथ में कई बार क्या होता है कि जो रिवर्स हैं उनके हिस्टोरिकल नेम्स भी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। अगर मैं हिस्टोरिकल नेम बोलूं इसका, दैट इज द अस्किनी। कई बार पूछा गया है कि क्या होता है कि आपको मैच द फॉलोइंग के बेसिस पर दे दिया जाता है कि विच वन इज करेक्टली मैच्ड ड्यू टू द रिवर्स हिस्टोरिकल नेम। तो आपको एक रिवर का नाम दे दिया जाएगा जस्ट लाइक इंडस के आगे लिखा होगा सिंधु, एंड चिनाब के आगे लिखा होगा अस्किनी, ब्यास दैट इज विपश्यना। ऐसे करके नाम आपको दिए गए हैं, उसके बेसिस पर हमें रिवर के जो हिस्टोरिकल नेम है वो भी याद करने हैं, प्लस इसका ओरिजिन लाहौल स्पीति से हो रहा है और ये दो स्ट्रीम से मिलकर बन रही है, दैट इज चंद्रभागा। इसके साथ में हमें एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि जो चिनाब रिवर है इट इज द इंडस रिवर वाटर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम की एक रिवर है जिसमें 5 रिवर आ जाती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज सतलज, रावी, ब्यास, झेलम एंड चिनाब। ये 5 रिवर हैं और इंडस इटसेल्फ, ये 5 रिवर हैं जो इंडस रिवर वाटर सिस्टम में आती हैं। मैं एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बताता हूं आपको कि जो 2016 में पूछा गया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि which one of the following river did not have the origin from India, that is the Satluj।
अगर मैं रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब को देता हूँ और सतलज देता हूँ, तो सतलज का ओरिजिन इंडिया में नहीं होता है। इसी के साथ में एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके, चिनाब रिवर को देख लेते हैं। That is it is a link in the 101 stretch kilometer Katra and Banihal part of Udhampur Srinagar Baramulla rail project। जो ये ब्रिज है वो कटरा और बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास को आपस में जोड़ रहा है एंड द लिंक इज ऑफ 100 किलोमीटर्स। इसी के साथ में इट इज अ स्टील एंड कंक्रीट ब्रिज जो कश्मीर वैली को दूसरी हमारी अदर स्टेट से जोड़ रहा है एंड इस प्रोजेक्ट का इनिशिएशन 2002 से किया गया है और अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग डेंसिटी वगैरह दी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द हाइट। इन लेंथ अगर मैं बात करूं इट इज 1315 मीटर्स, यानी कि 1.3 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और इसकी जो हाइट है दैट इज द 467 मीटर। यानी कि अगर आप कभी एफिल टावर घूमने गए और इस ब्रिज को घूमने गए तो ये एफिल टावर की हाइट से भी बड़ा है, इसमें बताया गया हुआ है। इसी के साथ में इट इज रिक्वायर्ड 10 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थवर्क एंड 66,000 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, 26 किलोमीटर ऑफ मोटरेबल रोड्स को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एंड इट इज अ काइंड ऑफ ऑल वेदर ब्रिज। चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, उस पर ये सब पे वर्किंग प्रोवाइड कराएगा एंड इट विल स्पीड ओवर 226 किलोमीटर एंड टेम्परेचर इज -20 डिग्री सेल्सियस तक भी ये वर्क कर सकता है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, प्रीलिम्स के बेस का है, वो आप एक बार लिख लीजिए। दिस आर्क ब्रिज will provide a significant and economic development in the Kashmir Valley। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बराबर से बोल रही है कि दिस आर्क ब्रिज विल प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिलेशन बिटवीन द रेस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट एंड द कश्मीर वैली एंड आल्सो प्रोवाइड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द वैली। तो हाउ इट इज रेलेवेंट कि ये ब्रिज इतने सारे फंक्शंस को लेके एक साथ वर्क कर रहा है। सो इस तरीके की चीजें हमें देखनी है इस न्यूज में। आप एक बार चिनाब की ट्रिब्यूटरीज, चिनाब का जो एरिया है, आर्क एरिया है, वो किन किन स्टेट से होकर जा रहा है, इंडस रिवर सिस्टम क्या है, इंडस रिवर सिस्टम में जो ट्रिब्यूटरीज हैं, किसी इंडस की ट्रिब्यूटरीज क्या है, सतलज की ट्रिब्यूटरीज क्या है, these also the important points for the prelims spec। प्लस इसके साथ में जो उनके हिस्टोरिकल नेम्स हैं वो भी आप देख लीजिए एंड उसी के साथ में जो चिनाब ब्रिज है उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बनिहाल पास मिल रहा है। बनिहाल पास जो है वो कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। यहाँ पर पड़ने वाली माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजली जो माता वैष्णो देवी मंदिर है वो किस माउंटेन रेंज पर बना हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो दैट वाज द न्यूज डिस्कशन ऑफ आवर क्लास। आई होप कि आप लोग जो मैंने ये 3-4 क्वेश्चन में डेली बेसिस पर दे रहा हूँ आप करें। प्लस इसी के साथ में बिकॉज वी हैव अ यूनिक प्रोग्राम इन आवर इंस्टीट्यूट दैट इज ऑन द सैटरडे कि हम यहाँ पर एक वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। यू कैन सी ऑन आवर वेबसाइट, आप वहां पर वेबसाइट पे लॉगिन करके वो हमारा वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। और आई होप कि जो क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे हैं दे विल आल्सो सॉल्व द, और अदरवाइज
गाइस अगर उनको कोई भी इश्यूज आ रहा है दे कैन कांटेक्ट ऑन द नंबर जो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन पे चल रहा है। ओके